पहलगाम के हमले को 10 से भी ज्यादा दिन का वक्त बीत चुका है और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ साथ सारी दुनिया की नजर अभी मोदी सरकार पर है कि भारत इस टेरर अटैक, इस हमले का जवाब कैसे देगा। काफी लोग नाखुश भी हैं कि इतने दिन बीत चुके हैं, जवाब अभी तक नहीं आया। क्या भारत इस बार चुप बैठेगा? तो उन्हें हम यह बता दें कि पुलवामा का भी जो जवाब आया था वो 12 दिन बाद आया था और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है कि भारत हर एक टेररिस्ट को, उनके हैंडलर को ढूंढकर ट्रैक करके उन्हें सजा देगा। ऐसा करने के लिए तीनों फोर्सेस को कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम भी दे दिया गया है। और वैसे भी बाय द वे सोशल मीडिया पर, न्यूज टेलीविजन चैनल्स पर जंग तो छिड़ी चुकी है। जनरल गोस्वामी अपना हमला खत्म करेंगे तो फिर हमारी फौज आगे बढ़ पाएगी। वैसे अपने देश से पाकिस्तानियों को निकालने के बाद, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने के बाद, सारे पाकिस्तान लिंक्ड इंपोर्ट्स को रोकने के बाद और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद भारत की तरफ से एक कड़ा मिलिट्री एक्शन का एक्सपेक्टेशन है। वाजपेयी और मनमोहन सिंह की तरह मोदी अब पीछे नहीं हट सकते हैं। खासकर कि उरी और पुलवामा के एक्शन के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्ट्रांग रिएक्शन आएगा। लेकिन वो रिएक्शन कैसा होगा, किस रूप में आएगा, इस सवाल ने पाकिस्तानी हुकूमत को भी असमंजस में डाल दिया है। अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. उधर पाकिस्तान की फौज भी हरकत में आ चुकी है। इंडियन अटैक को रिपेल करने के लिए, रिटेलिएशन के लिए फुल प्लान्स बना दिए गए हैं। रावलपिंडी में कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई। पाकिस्तान आर्मी ने साफ डिक्लेयर कर दिया कि किसी भी तरीके का एग्रेशन एंड मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन बयानबाजी एक तरफ, सोशल मीडिया एक तरफ, मीडिया हाइप एक तरफ। सच क्या है? क्या पाकिस्तान सच में भारत के लिए एक पूरा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है? लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। देशभक्त पर हम डे वन से कहते आए हैं कि पहलगाम जैसे आतंकी हमले के बाद भारत को हर हाल में एक डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स देने की दरकार है। लेकिन वो रिस्पॉन्स कैसा होगा? अब इसको लेकर काफी ओपिनियंस हैं, काफी लोग बहुत कुछ बोलते हैं। डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, या फिर एक और ऑप्शन जिसको कहते हैं ऑल आउट वॉर। क्या है हमारे पास ऑप्शंस? इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और अच्छा लगता है यह देखकर कि जो इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात हो रही है उसे भी तवज्जो दिया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को ब्लॉकेट किया जा सके। लेकिन मोदी के जो समर्थक हैं और जिस तरीके से हमने पहले पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड किया है, एक मिलिट्री एक्शन तो बनता है टू सेंड अ क्लियर कट मैसेज की और ये नहीं चलेगा। तो ऑप्शन क्या है? नंबर 1, ऑल आउट वॉर। अगर आप न्यूज चैनल्स की माने तो वैसे तो एक हॉट वॉर के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। वही चीज अक्टूबर 7 के बाद जो इजराइल ने गाजा के साथ किया, वही हमें पाकिस्तान के साथ कर देना चाहिए। इससे कम और कभी कुछ करेंगे तो पाकिस्तान को सबक नहीं मिलेगा। इन न्यूज चैनल्स की माने तो भारत के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अब समय आ चुका है कि इनका सही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये अपनी ऑडियंस को, ये चैनल्स ये खबर नहीं बताते हैं कि भाई पाकिस्तान के पास भी लगभग उतने ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, शायद उससे भी थोड़े से ज्यादा ही हैं, और डेस्परेशन में पाकिस्तान इन्हें यूज भी कर सकता है। प्लस उनके यहां, पाकिस्तान के यहां हमारे तरह एक मैच्योर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। तो भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ एक ऑल आउट वॉर हो, ना कि पाकिस्तान चाहेगा कि उसको अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना हो, क्योंकि वो उसके पास लास्ट ऑप्शन है। इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर भारत के सामने एक ऑल आउट वॉर का ऑप्शन नहीं है। एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, एज अ रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक पावर हम इस तरीके से जंग नहीं छेड़ सकते हैं। तो फिर आता है ऑप्शन नंबर 2। एक फुल फ्लेजेड वॉर के अलावा भारत के पास है पाकिस्तान के साथ एक लिमिटेड वॉर का ऑप्शन। एक लिमिटेड वॉर में जनरली कन्वेंशनल वेपन्स जैसे आर्टिलरी, टैंक्स, एयर स्ट्राइक जैसे ट्रेडिशनल टूल्स डिप्लॉय किए जाते हैं एक फिक्स्ड गोल को अचीव करने के लिए, जैसा कि हमने कारगिल में किया था। इसमें कोई परमानेंट टेरिटरी कंट्रोल या एनेक्सेशन की बात नहीं होती है। हां, लोगों को बाहर खदेड़ दिया जाता है। तो भारत पीओके में एक पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई कर सकता है, टेरर कैंप पर कॉन्सेंट्रेशन कर सकता है, फिर एलओसी के उस पार जाकर एक लिमिटेड इंकर्जन जरूर कर सकता है। भारत इन कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी पिछले ही साल अक्टूबर में इजराइल ने भी सदर्न लेबनान में ऐसा लिमिटेड इंकर्जन लॉन्च किया था, हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टॉकपाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके फोर्सेस को अपने बॉर्डर से पीछे ढकेलने के लिए।
सवाल यहां आता है कि जंग के लिए बेताब जनरल मुनीर क्या इसे लिमिटेड वॉर रखेंगे या इसे एक न्यूक्लियर वॉर बना देंगे, यह जानते हुए भी कि इंडिया इज फार बेटर इक्विप्ड देन पाकिस्तान। अगर आप ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से देखो तो भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री फौज है, अमेरिका रशिया चाइना के ठीक पीछे। वहीं पाकिस्तान ऑन पेपर नंबर 12 पर आती है। डिफेंस स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो भारत एक साल में इतना पैसा खर्च कर देता है जितना पाकिस्तान 8 से 9 सालों में भी नहीं खर्च कर पाएगा। भारत की डिफेंस स्पेंडिंग पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 86 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी, पाकिस्तान 10 बिलियन डॉलर के बजट पर है। अपनी मैन पावर की काबिलियत अगर हम देखें तो इंडिया के पास लगभग 14.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख की फौज है। रिजर्व फोर्सेस में भारत का 2 to 1 न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के ऊपर। कन्वेंशनल स्ट्रेंथ ऑन लैंड की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास 4200 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2600 के आसपास। आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट आर्टिलरी, टोड गन्स, हर कैटेगरी में इंडिया के पास एक डोमिनेटिंग न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है। अगर हम एयर पावर की बात करें तो इंडिया के पास 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 600 के आसपास फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जैसे सुखोई, MK-30I, रफेल, तेजस। वहीं पाकिस्तान के पास 1200 एयरक्राफ्ट है जिसमें 400 फाइटर जेट्स हैं, और इसमें बिल्कुल सही बात है कि JF-17s हैं जो चाइना के साथ मिलकर उन्होंने बनाया है, और कुछ अमेरिकन F-16s भी हैं। हां, अटैक हेलीकॉप्टर्स में पाकिस्तान के न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से हम शायद थोड़ा सा कम है इस समय, लेकिन हमारे पास अपाची जैसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स भी है, जबकि पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म्स कम एडवांस्ड हैं, थोड़े पुराने हैं। UAVs यानी ड्रोन्स के फ्रंट पर पाकिस्तान ने कुछ सालों से एग्रेसिव स्ट्रैटेजी बनाकर रखी है। बुराक जैसे इंडिजिनस और चाइनीज विंगलून जैसे ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान ने ड्रोन वॉरफेयर में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। दुख की बात है कि भारत अभी भी ग्लोबल ड्रोन रेस में पीछे रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका से भारी रकम देकर हमने ड्रोन्स खरीदे हैं। अगर नेवल पावर की बात करें वहां दूसरी तरफ तो भारत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में है जिसके पास एक ब्लू वाटर नेवी है जो ऑपरेट करता है, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 17 सबमरीन्स, दर्जनों डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स शामिल है। वहीं पाकिस्तान की अभी नेवी काफी छोटी है जिसमें सिर्फ 8 सबमरीन्स हैं, कुछ सर्फेस वेसल्स हैं, 9 एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एक कन्वेंशनल या लिमिटेड वॉर में भारत के पास एक क्लियर एडवांटेज तो है जो कि पाकिस्तान भी जानता है। इसीलिए पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि बात जंग तक, फुल फ्लेजेड वॉर तक ना पहुंचे, और अगर पहुंचती है, अगर मामला ऐसा हो जाता है तो उसे तुरंत एस्केलेट कर दो और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने की बात सामने ले आओ। अब पाकिस्तान एनालिस्ट से लेकर मिनिस्टर से लेकर जनरल तक सबको उनको अपना एटम बम बहुत प्यारा है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। इतना एटम बम प्यार देखकर एक लिमिटेड वॉर भी भारत के लिए एक रिस्की ऑप्शन है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के केस में एक लिमिटेड वॉर कब फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए यह कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि ऐसे सिरफिरे लोग वहां बटन के ऊपर उंगली दाबकर बैठे हुए हैं। यहां एक बात ध्यान में भी हमें रखना होगा कि जंग पाकिस्तान की जनता या इवन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ नहीं है, जंग है पाकिस्तान आर्मी के साथ। और वो पाकिस्तान जहां देश के पास पाकिस्तान आर्मी नहीं है, जहां पाकिस्तान आर्मी के पास पूरा देश है। और इस आर्मी का मकसद है भारत को हमेशा से हराना, भारत को हमेशा से चैलेंज करना। चाहे आप 1965, 71, 1999 कारगिल, बार बार पाकिस्तान फौज को सबक दे दिया गया है, फिर भी ये कोई सबक नहीं लेते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, एक कारण है जो कि पाकिस्तान के आवाम को भी अब समझ में आ चुका है। दरअसल पाकिस्तानी मिलिट्री दशकों से पाकिस्तानियों की मेहनत का पैसा, उनके रिसोर्सेज डाइवर्ट करते आया है अपने पर्सनल गेन, अपने इंफ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो फौज का दबदबा है सिर्फ बैरक्स या बॉर्डर तक सीमित नहीं है। आज फौज का हाथ स्टेट इंस्टीट्यूशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हर जगह तक पहुंच चुका है। अगर वन नेशन वन सिस्टम, वन नेशन वन पार्टी, ऑपोजिशन मुक्त नेशन देखना है तो गो टू पाकिस्तान। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की फौज आज एक मिलिट्री फौज से ज्यादा एक कॉर्पोरेट एम्पायर बन चुकी है। डायरेक्ट रूल लेने के बजाय आज पाकिस्तानी फौज ने मेन फोकस अपना कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए किया है। आज आर्मी पाकिस्तानी आर्मी लगभग 12% देश का लैंड ओन करता है, और आर्मी के नाम में नहीं, उसमें से 2/3 हिस्सा सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के नाम पर है। तो यह मत सोचिए कि फौज के नाम पर है।
मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो एक ऐसी फौज जिसने अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ और इंडिया में एंट्री की लड़ाई दोनों ही वो हार चुकी है, उसके लिए इतनी शान और शौकत क्यों भाई? ये क्या सही है? लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नैरेटिव बना दिया गया है कि फौज ही है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। इट इज द सोल डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान। फौज ने पाकिस्तान में पूरा माहौल ऐसा बना दिया है कि भारत को एक परमानेंट थ्रेट की तरह देखा जाता है और फौज को भारत और पाकिस्तान के बीच में इकलौता लाइन ऑफ डिफेंस समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम है, उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि ना पाकिस्तान पर भारत कब्जा करने वाला है और ना ऐसा कभी कोई दिन आएगा जब पाकिस्तान भारत के ऊपर कब्जा करेगा, मीम्स चाहे जितने बना लो। लेकिन अगर भारत एग्रेशन दिखाता है तो फौज अपने पर्क्स, अपनी लाइफस्टाइल उसको जस्टिफाई कर पाता है। हेंस समय समय पर पुलवामा, समय समय पर उरी, पठानकोट, पहलगाम जैसे कांड आप करवाते रहो, हरकतें करवाते रहो। यह उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। प्रोवोकेशंस, ताकि भारत मजबूर हो जाए एक मिलिट्री एक्शन लेने के लिए और पाकिस्तानी आर्मी को मौका मिल जाए इंडिया के खिलाफ अपनी जनता को अपने तरफ करने के लिए। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। याद रखिए, जनरल मुनीर को गालियां पड़ रही थी पाकिस्तानियों से, बाहर की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी। लेकिन जैसे ही युद्ध का आसार आया वो हीरो बनकर ऊपर बैठ गए। आप शायद भूल गए हैं इमरान खान का अरेस्ट और उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए थे रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद पाकिस्तानी जनता में आर्मी की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम लो पर है। ऐसे में अपना कंट्रोल रीगेन करने के लिए पाकिस्तान आर्मी को भारत को उकसाना अच्छा आइडिया नहीं है, ओनली आइडिया उनके पास रह गया है। और इस बार तो नया फॉर्मूला भी लगा दिया, हिंदुओं का नाम पूछो और फिर उन्हें मारो, जिससे यह मसला इंडिया पाकिस्तान नहीं हिंदू मुसलमान बन जाए। और हुआ भी ऐसा, जो किसी और आतंकी हमले ने आज तक अचीव नहीं किया था, पहलगाम के बाद अचीव कर लिया। भारत देश को बांट देना। अरे गोलियां तो 10 से ज्यादा दिन पहले बंद हो चुकी, लेकिन देश में एकता, चैन, अमन, हमारी देश की रेप्यूटेशन रोज छलनी अभी भी हो रही है। हाफिज सईद ने भी ना सोचा होगा कि उनका प्लान इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए भारत के लिए सामने से जंग करना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी डीप स्टेट, उनके जो टेरर अपैरेटस है, उनके गोल्स को एक्चुअली पूरा कर देगा। और भारत सरकार ये बात जानती है, ये बात समझती है, इसीलिए लिमिटेड वॉर भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये आर्मी को ही बेनिफिट देगा। इसीलिए हम आते हैं ऑप्शन नंबर 3, बिना जंग लड़े मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तो फिर हमारे पास क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स ही उसी का रास्ता बाकी रहता है। अब चाहे ये आप एयर स्ट्राइक्स ले लो या सर्जिकल ग्राउंड स्ट्राइक ले लो या लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक ले लो या फिर कोवर्ट ऑपरेशन से सीधा पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को खत्म करना। वैसे भारत ने शायद यह काम बीते कई सालों से और खासकर कि बीते कुछ महीनों में किया है। सुनने में तो ऐसा ही आता है कि सडनली पाकिस्तान में मौतें काफी हो रही हैं। आपने देखा होगा बीच बीच में अक्सर ऐसे हेडलाइंस आते हैं। इत्तेफाक की बात है कि जो लोग भारत में वांटेड होते हैं, जो कुख्यात अपराधी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, सडनली पाकिस्तान में टप 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 करके उनका मर्डर हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इन कोवर्ट ऑपरेशंस में भी आप इंडिपेंडेंटली क्रेडिट नहीं ले सकते हो कि भाई ये काम हमने किया है, ये जवाब हमने दिया है। ऐसे में पूरी दुनिया को एक मैसेज जाना चाहिए कि हमने बदला लिया है। जैसे कि बालाकोट के बाद हमने एक मैसेज भेजा था, वो आप कैसे करोगे? इसीलिए लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है, रेडार ग्रिड्स को एक्टिवेट कर दिया है, फॉरेन एयर बेसेस को कॉम्बैट मोड पर शिफ्ट कर दिया है। ऐसे में अब अगर भारत लिमिटेड प्यूनिटिव सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन कंसीडर करता है तो उसे हर कदम सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि दुश्मन अब यह भांप चुका है, यह समझ चुका है। मिलिट्री लीडरशिप यह भी समझती है कि इस बार पाकिस्तान को सरप्राइज हम नहीं कर सकते हैं। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक एक नई चीज थी, हमने एक नए मिसाइल तरीके से उनको अटैक किया था। या 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी हमारे पास एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, जो कि इस बार नहीं है। इसीलिए अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से लिमिटेड हैं, हमें और सोच समझ के काम करना पड़ेगा, टाइम भी शायद और लगेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल टेरर कैंप्स पर प्रिसिशन एयर स्ट्राइक सबसे इफेक्टिव ऑप्शन है। रफाल, मिराज, सुखोई जैसे फाइटर्स जरिए लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड वेपन्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि वो टेरर कैंप्स तो अपने खाली करके बैठे हैं, सुना है मदरसास भी खाली करके बैठे हुए हैं।
इसमें प्रॉब्लम आती है कि हमारी स्पाई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी क्यों है? जो देश मंगल तक पहुंच चुका है, चांद तक पहुंच चुका है, हमारी सैटेलाइट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी अभी भी और ऊपर होनी चाहिए थी, जिससे हम ऐसे कैंप्स को टारगेट कर सकते थे और इमीडिएटली अटैक कर सकते थे। लेकिन सोच लीजिए हम ऐसा करते हैं और इसके बाद भी अगर एस्केलेशन होता है तो फिर इंडिया अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें 90 किलोमीटर रेंज वाला स्मर्च रॉकेट सिस्टम, 45 किलोमीटर का पिनाका लॉन्चर्स है और 450 किलोमीटर रेंज तक स्ट्राइक करने वाला ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल है। ये वेपन्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आइडियल होते हैं, बिना अपने फोर्सेस को फॉरवर्ड डिप्लॉय किए हुए। तो ऑप्शंस हैं लो इंटेंसिटी बॉर्डर एक्शन से लेकर हाई प्रिसिशन एयर स्ट्राइक तक, लेकिन हर एक्शन का अपना पॉलिटिकल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक कॉस्ट होगा और ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी एक्शन लेने से पहले। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर चाइना भारत का भी सबसे बड़ा थ्रेट बनकर बैठा हुआ है। ऐसे में एक टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन भी हो सकती है, इसको भी हमें इन माइंड रखना होगा। पहलगाम अटैक के बाद जब दुनिया भर के बाकी देश एक सुर में भारत के साथ खड़े रहे, वहीं चाइना और तुर्की जैसे कुछ देश पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे। पहलगाम अटैक के तुरंत बाद दुनिया भर के 50-60 से ज्यादा देशों ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पूरे इंसिडेंट की कड़ी निंदा की। इसमें भारत के इमीडिएट नेबर्स अगर आप ले लीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, श्रीलंका शामिल है। वेस्ट एशिया में बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान और कतार। ईस्ट एशिया में जापान, साउथ कोरिया, ताइवान। बेसिकली आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड वाइड कॉन्डमनेशन हुआ। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, इटली, यूके, सब ने एक भाषा में कंडमनेशन दिया। साथ ही यूएस और रशिया ने भी एक सुर में बोला कि हम भारत के साथ खड़े हैं। चाइना ने भी इस अटैक को कंडेम तो किया, पर पाकिस्तान का एक एंगल लेते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि इसमें एक न्यूट्रल प्रोब किया जाए। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बैकर तुर्की ने भी कहा कि भाई कश्मीर के मुद्दे को उठाने की उन लोग ने एक कोशिश की। खैर, एक दो एक्सेप्शन को छोड़कर पूरी दुनिया पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार के साथ तो खड़ी हुई है। भारत को भी मिल रहे सपोर्ट को देखते हुए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के मेजर कैपिटल्स में अपने ऑनवॉयज को एक्टिव कर दिया है। चाहे यूएस में हो, रशिया में हो, मिडिल ईस्ट देशों में हो, हर जगह पाकिस्तानी एम्बेसडर्स वहां के सरकारों के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। इस लॉबिंग के बाद कुछ देशों ने भारत को भी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने को कहा है। अपना सुर बदलते हुए यूएस सबसे आगे एज यूजुअल। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां खुद इंडिया को फाइट अगेंस्ट टेरर में फुली सपोर्ट करते हुए उन्होंने अपने आप को दिखाया, वहीं उनके वाइस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का केस भी साइड में रखा और कहा कि नहीं नहीं, भारत को हॉट वॉर अवॉइड करना चाहिए। Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. दुनिया के बाकी देश भी धीरे धीरे भारत को सिचुएशन एस्केलेट ना करने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि इसके चांसेस ऐसा नहीं है, भारत खुद ही रिस्पॉन्सिबल देश है, लेकिन फिर भी मामले को ठंडा करने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर अब बढ़ रहा है। इस बात को मैं डिटेल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा ही 2001 के पार्लियामेंट अटैक केस के बाद हुआ था। हमारे संसद पर जब जो हमला हुआ, उसके बाद वाजपेयी सरकार ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया था। बॉर्डर पर 5 से 7 लाख ट्रूप्स खड़े कर दिए थे। किसी भी समय जंग का ऐलान हो सकता था पाकिस्तान के खिलाफ। परवेज मुशर्रफ उस समय उनकी सिट्टी पिट्टी हो गई थी। उनको समझ में आ गया था कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर उन्होंने बनाना शुरू किया कि भारत पीछे हटे, और इसी इंटरनेशनल प्रेशर के चलते भारत फिर पीछे हट भी गया। आश्वासन आया कि पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक एक्शन लिया जाएगा, लेकिन मोबिलाइजेशन में करीबन 800 लोग मारे गए। तो यह एक गलती भी थी कि हमने उस समय अफसर होते हुए एक्शन नहीं लिया था। पाकिस्तान की आवाम भी अब यह बात समझती है। पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि किस तरीके से आर्मी वहां जंग चाहती है, लेकिन जंग से याद रखिए भारत की इकोनॉमी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, उस पर भी इंपैक्ट होगा। सरकार को इस चीज पर भी ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हमें अपनी सिक्योरिटी को जीरो टॉलरेंस बनाने की दरकार है। कम से कम अगर एक टेक अवे है इस अटैक से, इतने सालों से हम बोलते आए हैं बॉर्डर सील, बॉर्डर सील, बॉर्डर सील, लेकिन बॉर्डर सील नहीं हुए हैं। इतने सालों से हम बोलते आए हैं हम स्पाई सैटेलाइट्स लगाएंगे, लेकिन हमने नहीं लगाए। अब हमें कम से कम स्पाई सैटेलाइट्स पर फोकस करना पड़ेगा, बॉर्डर को 100% सील करना पड़ेगा, और हमारे जो नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मर्स है उसे और तगड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ बंदूकों से काम नहीं चलेगा, हमें अपने लोग ऑन द ग्राउंड चाहिए। और जो पिछली गलतियां हुई हैं, जो इंटरनल हिसाब लेने की जरूरत है, वो हमने नहीं लिया है। पठानकोट हो या पुलवामा हो, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक किसने लिया है? जो सवाल अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, उन सवालों का जवाब किसने दिया है?
अब प्रॉब्लम यह है कि आज के डेट में अगर आप ये सवाल उठाते हो तो सवालों को ही ब्लॉक कर दिया जाता है और सवाल उठाने वालों पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ब्लॉक करने से देश की सुरक्षा नहीं बढ़ेगी। समय आ गया है, देश तो जवाब देगा, हमारी फौज जवाब देगी, इस पर कोई डाउट नहीं है। आप अगर मुझसे पूछो तो 6 महीने के अंदर जवाब देगी और कोई जल्दबाजी नहीं है। टेलीविजन चैनल की वजह से या पॉलिटिशियन के कहने से जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो हमारी फौज देगी। सवाल यह है कि जो गलतियां हुई हैं, जो चूक हुई हैं, उसका हिसाब कौन देगा? अब शायद समय उसके लिए आ गया है।